आज हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर। ये टॉपिक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सीबीएसई मेन जो क्लास 10 का एग्जामिनेशन होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक मोटर का, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में हम जो भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक मोटर एक्चुअली, और इसका थ्योरी क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है, वर्किंग मेथड क्या होती है, ठीक है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे, है ना, वन बाय वन। तो इलेक्ट्रिक मोटर के कई सारे एग्जांपल है जो हम डेली लाइफ में हमारे आसपास हम देखते हैं। फ़ैन जो चल रहा है वो भी इलेक्ट्रिक मोटर ही है, कूलर की जो मोटर होती है दैट इज़ इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। मिक्सर में जो मोटर है इलेक्ट्रिक मोटर है। पानी आप टंकी में ऊपर चढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो भी इलेक्ट्रिक मोटर है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल आपको अपने आसपास दिख जाएंगे इलेक्ट्रिक मोटर के कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या चीज़ होती है ना। तो वो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो कर क्या रही है, वो क्या है एक्चुअली, एक तरह की मशीन है ना, जिससे हम क्या करवा रहे हैं। जैसे फ़ैन है, घूम रहा है, हमें हवा आ रही है उससे, उसके अंदर की जो मोटर है वो क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। उसके रोटेट होने से फ़ैन की जो ब्लेड है वो रोटेट हो रही है, और फ़ैन की ब्लेड के रोटेट होने से हमें हवा आ रही है। सेम मैकेनिज़्म कूलर की मोटर करती है ना। मोटर के रोटेट होने से फ़ैन ब्लेड जो है वो रोटेट होती है और उससे हवा आती है। पानी चढ़ाने की जो मोटर है वो मोटर रोटेट हो रही है, और उसके रोटेट होने से क्या हो रहा है, पाइप के थ्रू पानी नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। मिक्सर की मोटर है वो रोटेट हो रही है, उसके रोटेट होने से ब्लेड रोटेट हो रही है, और उस ब्लेड के रोटेट होने से जो भी आप उससे काम कर रहे हैं, मसाला पिस जा रहा है या जूस निकल जा रहा है, ठीक। तो ऐसे डिफरेंट टाइप की मोटर से हम जो भी वर्क कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं एक्चुअली, उसमें हो क्या रहा है, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यानी एक्चुअली क्या हो रही है, मोटर चलती कैसे है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, है ना। स्विच ऑन किया, मोटर रोटेट होना स्टार्ट हो गई, स्विच ऑफ किया, मोटर बंद हो गई। तो हो क्या रहा है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में। क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हो क्या रहा है, मोटर रोटेट हो रही है, गोल गोल घूम रही है। अब उसके रोटेट होने से आप जो चाहें वो काम करवा रहे हैं। आटा पीसने की जो चक्की होती है ना, उसका भी व्हील गोल गोल घूमता है। हो क्या रहा है, उसमें भी मोटर रोटेट हो रही है। वो मोटर उस व्हील को रोटेट करते जा रही है, और उस व्हील के रोटेट होने से मशीन चल रही है। तो ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स हमारे सामने प्रेजेंट है, जिसमें वो जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है, किस में, मैकेनिकल एनर्जी में। और उस मैकेनिकल एनर्जी को हम कंज्यूम कर रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, है ना। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक मोटर, उसकी अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी into mechanical energy। electrical energy into mechanical energy, and it is used to run electronic gadgets। like आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, फैंस, वॉशिंग मशीन, ठीक है, पंप्स एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने डेफिनेशन समझ ली इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक मोटर, इसका आंसर ये मिल गया, 1 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमें 1 मार्क्स मिल जाएगा ये डेफिनेशन लिखने का कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, ठीक है ना। अब हर एक मशीन के पीछे, हर एक डिवाइस के पीछे कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, जिसके आधार पे वो काम करती है मशीन, ठीक है। जो भी मशीन है या डिवाइस है, गैजेट है, वो किसी न किसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। कोई ना कोई प्रिंसिपल उसके पीछे होता है कि वो काम कैसे करता है। प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है कि वो कैसे काम कर रही है वो डिवाइस, है ना, उसके पीछे का आधार क्या है। तो अब ये जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर होती है, इसके पीछे का क्या प्रिंसिपल है, इसके पीछे का प्रिंसिपल ये है, देखिए जैसे आपने स्विच ऑन किया, मोटर घूमना शुरू हो जाती है। एक्चुअली हो क्या रहा है, एक रॉड लगी हुई होती है। जो भी आप मोटर देखेंगे ना, उसमें होता सिर्फ यही कि एक छोटी सी या बड़ी सी या कैसी भी एक रॉड होती है, वो रॉड घूमना शुरू कर देती है स्विच ऑन करते से। फिर उस रॉड में आप जो भी लगाएंगे, फ़ैन लगाया है तो फ़ैन, कुछ और लगाया है तो वो कुछ और, ठीक है, व्हील लगाया है तो व्हील, वो घूमना शुरू कर देता है उस पंप, उस रॉड के साथ में, ठीक है। यानी हो क्या रहा है एक्चुअली, आप सबसे पहले प्रिंसिपल लिखने के पहले ना मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ, या चलिए ठीक है, प्रिंसिपल पहले आप समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि प्रिंसिपल क्या है इसके पीछे का। इसके जस्ट पहले जो आपने एक टॉपिक पढ़ा था लाइव क्लास में, मैंने आपको पढ़ाया था, लाइव क्लास के पहले शायद उसमें पढ़ाया होगा लेक्चर में,
क्या टॉपिक पढ़ा था हमने कि अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर में प्रोड्यूस हुई मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों में जब इंटरेक्शन होता है तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक फोर्स अप्लाई होता है ना। हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से उस फोर्स की डायरेक्शन को समझा था। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लास्ट लेक्चर आपको याद आया हो तो, कि जब आप कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो फिर उसके ऊपर क्या होगा, एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। ओके, और उस फोर्स की वजह से वो करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होगा, जिस डायरेक्शन से भी फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना शुरू हो जाता है। तो इसका प्रिंसिपल इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, मोटर का प्रिंसिपल इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो क्या होता है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है, और हम डिज़ायर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करवा सकते हैं, अपनी जो चाहे उस डायरेक्शन में फोर्स आप अप्लाई करवा सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो घूमने लग जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है, इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट a current carrying conductor placed in a magnetic field experience a force, and this force is experienced by the coil, which enables it to rotate। उस फोर्स की वजह से ही वो कॉइल क्या होती है, रोटेट होती है कंटिन्यूसली। As the coil rotates, कॉइल के रोटेट होने से क्या होता है, द शाफ्ट यानी वो जो कॉइल में फिक्स है वो जो रॉड, उसको शाफ्ट कहते हैं। द शाफ्ट अटैच्ड टू द कॉइल ऑल्सो रोटेट। शाफ्ट मतलब वो रॉड है जो उस कॉइल से अटैच है, ऑल्सो रोटेट, एंड thus the mechanical work is performed। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल। अब अगर आपने ये प्रिंसिपल भी लिख दिया तो फिर आपको 1 मार्क्स और मिल गया, 1 मार्क डेफिनेशन लिखने का, 1 मार्क प्रिंसिपल लिखने का कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अगर आपसे पूछा जाए प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रिक मोटर का, तो आप क्या कहेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में आप रखेंगे तो उसके ऊपर क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उस फोर्स की वजह से कॉइल क्या करेगी, रोटेट करेगी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, है ना। अब इसका हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर का बेसिक फिगर कैसा होता है। भाई इलेक्ट्रिक मोटर का फिगर का मतलब ये नहीं है कि हमें पंखे की मोटर का डायग्राम बनाना है या पंप का डायग्राम बनाना है ना। आपको एक जनरल डायग्राम बनाना है, एक रे डायग्राम बनाना है, यानी एक बेसिक डायग्राम बनाना है। भाई ऊपर का कवर कैसा भी हो सकता है, आपको उसका एक क्या होता है, बेसिक डायग्राम बनाना है कि मोटर का बेसिक डायग्राम क्या होता है, बेसिकली उसमें होता क्या है। ठीक है, तो वी आर राइटिंग नाउ कंस्ट्रक्शन। देखिए, दीज आर दी पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू हैव टू राइट योर आंसर। जो पूछा जाए आपको वैसा आंसर आपको लिखना पड़ेगा, जैसी जो चीज़ पूछी जाए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर डेफिनेशन पूछी जाए, ऊपर का पैराग्राफ। प्रिंसिपल पूछा जाए तो प्रिंसिपल, नहीं पूछा जाए तो नहीं लिखिए, जो पूछा जाए वो लिखिए, है ना। तो कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, तो पहले हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका फिगर क्या है, मैं देखिए अच्छे से आपको बनाता हूँ, इसी तरीके से आप इसका फिगर भी ड्रॉ कीजिएगा, आप खुद भी उसका फिगर वैसे ड्रॉ कीजिएगा। ऐसे 2 डिफरेंट, है ना, अलग अलग 2 मैग्नेट लिए हैं हमने, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, 2 अलग अलग मैग्नेट है ये। ठीक है, एक मैग्नेट का नॉर्थ इधर है, इसका साउथ इधर होगा, दूसरे मैग्नेट का ये साउथ है और उसका नॉर्थ इधर होगा, है ना। 2 डिफरेंट मैग्नेट है और इनका जो शेप है बाहर से एंड पे से वो ऐसा है। इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। क्या कहते हैं इसको,
हॉर्स शू मैग्नेट, क्योंकि इनका जो ये शेप है ये हॉर्स शू के जैसा होता है। घोड़े की जो नाल होती है उसके पैर में जो लगी हुई होती है ना, उसका शेप ऐसा होता है, इसलिए इसको हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, अब हॉर्स शू मैग्नेट क्यों लेते हैं, मतलब इनका जो शेप होता है ऐसा कॉन्केव शेप का क्यों होता है, वो रीज़न ये है, वो भी मैं आपको यहीं बता देता हूँ, उसका रीज़न समझा देता हूँ। इनका शेप इसलिए ऐसा होता है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दो मैग्नेट को अगर आप इस तरीके से रख दोगे तो उनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर होती हैं, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा अपनी तरफ। इनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, और हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही चाहिए, यानी कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसी हो, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में हो। इनका शेप हल्का सा हॉर्स शू के जैसा कर देने से क्या होता है कि जो डायरेक्शन होती है ना, बीच में सेंटर में हम कॉइल रखेंगे, ये रखेंगे ऐसी कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल हमने यहाँ पे ऐसी रखी, ये एक वायर की कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो कॉइल है इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा ना वो बिल्कुल कैसा होगा, रेडियल होगा। रेडियल का मतलब ऐसा होगा, डायरेक्शनल, बताता हूँ आपको, ऐसा यहाँ बना के बताता हूँ, वहाँ हमें डायग्राम को गलत नहीं करना है। ये ऐसा होता है, रेडियल होती है डायरेक्शन। तो रेडियल डायरेक्शन होने की वजह से क्या होता है, इंटेंसिटी फोर्स की ज़्यादा लगती है, मैक्सिमम फोर्स लगता है। हम चाहते भी यही है कि मैक्सिमम फोर्स लगे, कम ताकत में ज़्यादा काम हो जाए, वही चाहते हैं हम। इसलिए ये कर्व शेप बना देने से क्या होता है, सेंटर पे उसकी जो फोर्स की इंटेंसिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसलिए इनका शेप ऐसा होता है, हॉर्स शू के जैसा होता है। ठीक है, अब चलो, ये तो हो गए दो मैग्नेट हैं, और दोनों कैसे मैग्नेट हैं, आइडेंटिकल मैग्नेट्स हैं, एक जैसे मैग्नेट्स हैं दोनों। ठीक है, नॉर्थ और साउथ ऐसे करके हमने रखे हुए हैं। बीच में क्या रखी है, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, वायर की एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। ठीक है, अब ये जो कॉइल है, इस कॉइल में यहाँ पर दो ऐसी रिंग्स होती है। ठीक है, कटी हुई रिंग्स हैं यहाँ से बीच में से, और इन रिंग्स पे यहाँ लगे होते हैं कार्बन ब्रशेस, ऐसे, ये हैं कार्बन ब्रशेस, ये दो हाफ रिंग्स हैं आपकी। ठीक है, ये रिंग्स है तो इनके नाम हमने दिए हैं R1 और R2, और ये दोनों ब्रशेस होते हैं, कार्बन ब्रशेस होते हैं। बता देते हैं हम ये आपको वन बाय वन हर एक चीज़ का आंसर। ये कार्बन ब्रशेस हैं B1 और B2, ये कनेक्टेड होते हैं एक सेल या बैटरी से, मतलब जहाँ से पावर सप्लाई मिल रहा है आपको, ये यहाँ से पावर सप्लाई मिल रहा है। ठीक है, ये आपने इस करके डायग्राम बना दिया। ऑब्वियसली प्लस इधर है, माइनस इधर है, प्लस इधर है, तो यानी करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, है ना, करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, मतलब ऐसे जाएगा इसमें करंट, इस आर्म में करंट, ये आर्म का नाम दे दिया आपने AB, और इस रेक्टेंगुलर कॉइल की इस आर्म का नाम है CD, तो करंट की डायरेक्शन ऐसी है। ठीक है, क्योंकि प्लस इधर है तो ओके। ये आपका हो गया डायग्राम, किसका, मोटर का डायग्राम। ये डायग्राम बना दिया तो 1 मार्क्स मिल गया आपको, 1 मार्क्स ये डायग्राम बनाने का है आपको। ठीक है, ये आपका पावर सप्लाई है, बैटरी या सेल है, ये दो रिंग्स हैं, हाफ रिंग्स है, R1 और R2, ये दोनों ब्रशेस हैं, कार्बन ब्रशेस बोलते हैं इनको, B1 B2, और ये आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है। तो कंस्ट्रक्शन में पहले तो आपको डायग्राम बनाना है, फिर इसके जो मेन पार्ट्स है वो लिखना है। इसमें क्या क्या मेन पार्ट्स हैं, इसको बोलते हैं आर्मेचर। ये जो ABCD आपको दिख रहा है ना, रेक्टेंगुलर कॉइल, इसको आर्मेचर भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा फील्ड मैग्नेट, ये जो मैग्नेट्स हैं इनको कहते हैं फील्ड मैग्नेट, और ये जो रिंग्स दिख रही हैं इनको कहते हैं कम्यूटेटर रिंग्स। कम्यूटेटर रिंग्स या स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट यानी टूटा हुआ, स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटिंग रिंग बोलेंगे आप उनको। ठीक है, तो ये होते हैं इसके पार्ट्स, और एक पार्ट और है ब्रशेस जो आप देख रहे हैं, कार्बन ब्रशेस। तो टोटल 4 पार्ट हो गए। कौन से 4 पार्ट, एक तो ये आर्मेचर, ये रेक्टेंगुलर कॉइल, दूसरा फील्ड मैग्नेट्स, तीसरा कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग्स, और चौथा कार्बन ब्रशेस। ये 4 पार्ट हैं आपके मोटर के। अब 1 बाय 1 ये चारों पार्ट्स हमें लिखना है। ये मोटर का डायग्राम आप पॉज करके बना लीजिएगा, बिल्कुल ऐसा कैसा डायग्राम, 1 मार्क्स मिलेगा डायग्राम बनाने का। ठीक है, अब पीछे हम लिख रहे हैं इसके जो मोटर के कंस्ट्रक्शन में कि इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पार्ट नंबर 1 क्या है, आर्मेचर। आर्मेचर, या इसको आप रेक्टेंगुलर कॉइल भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ a rectangular coil
ABCD। डायग्राम में जो आपको दिख रहा है आर्मेचर वो कौन है, रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD है, ठीक है। सेकंड इज फील्ड मैग्नेट्स, फील्ड मैग्नेट्स NSB बोलते हैं आप इसको, फील्ड मैग्नेट्स। फील्ड मैग्नेट्स का काम क्या है, ये जो कॉइल होती है वो इन फील्ड मैग्नेट्स के बीच में रखी गई थी। कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल्स, between two poles of horseshoe magnet which provide a strong magnetic field, ओके। तो साथ ही साथ क्या आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते जा रहे हैं लिखने के लिए, आपको लिखना पड़ेंगे आंसर्स देयरफॉर। तो आपने लिख दिया फील्ड मैग्नेट क्या है और वो क्या काम करते हैं, ठीक है। नंबर थ्री इज स्प्लिट रिंग्स, SPLIT, स्प्लिट रिंग्स, या इनको कम्यूटेटर रिंग्स भी कहते हैं। कम्यूटेटर रिंग्स कौन सी कम्यूटेटर रिंग्स, R1 R2, ठीक है। इन रिंग्स का काम क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स, HALVES, टू हाफ्स ऑफ मेटालिक रिंग, द टू एंड्स ऑफ आर्मेचर कॉइल, जो कॉइल आपको दिख रही है रेक्टेंगुलर कॉइल, उस कॉइल के जो दोनों एंड्स होते हैं वो इन दोनों रिंग से कनेक्टेड होते हैं, आर कनेक्टेड टू दीज रिंग्स। तो इसका काम होता है, कम्यूटेटर reverses the direction of current in the coil। कॉइल में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने का काम करती हैं ये दोनों कम्यूटेटर रिंग या स्प्लिट रिंग्स। वो कैसे, मैं आपको उसकी वर्किंग में समझाऊंगा अभी जस्ट, ठीक है। वर्किंग में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे करंट को रिवर्स करती है ये कम्यूटेटर रिंग कॉइल के अंदर। तो कम्यूटेटर रिंग का काम क्या है, नीचे लिखा हुआ है, इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल। तो अगर 1 मार्क्स में या फिल इन दी ब्लैंक्स में या MCQ में पूछा जाए कि स्प्लिट रिंग का काम क्या है ना, एक लाइन का आंसर है, दीज रिंग्स या कम्यूटेटर रिंग्स रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल, बस, है ना। करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने का काम करती हैं ये स्प्लिट रिंग्स। कैसे करती हैं ये मैं आपको वर्किंग में समझाऊंगा अभी, जब अपन उसकी वर्किंग समझेंगे और लिखेंगे तब, ठीक है। नंबर 4 क्या है, ब्रशेस हैं, ये जिनको आप कहते हैं कार्बन ब्रशेस भी बोल सकते हो या ब्रशेस भी लिख सकते हो। ब्रशेस कौन से हैं, डायग्राम में B1 B2 ये 2 ब्रशेस हैं, है ना। इनका काम क्या है, इनको बोलते हैं कार्बन ब्रशेस। 2 कार्बन ब्रशेस B1 and B2 press against the commutator. These brushes act as the contact between the commutator and the terminals of the बैटरी। ये जो दोनों ब्रशेस हैं आपको यहाँ जो दिख रहे हैं ना, क्या काम कर रहे हैं, ये कांटेक्ट करते हैं किसका, बैटरी के जो दोनों टर्मिनल है ना, उसका किससे कांटेक्ट बनाते हैं, कम्यूटेटर रिंग से कांटेक्ट बनाते हैं ना। ये बैटरी के दोनों टर्मिनल है प्लस और माइनस, इनसे जो वायर निकल के आते हैं, है ना, वो ब्रशेस से होते हुए, कार्बन ब्रशेस से होते हुए किसको कांटेक्ट करते हैं, कम्यूटेटर रिंग को। मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया हुआ, मतलब डायरेक्ट उससे कनेक्टेड नहीं है,
किसके थ्रू कनेक्टेड है? कार्बन ब्रशेस से कनेक्टेड है। कार्बन ब्रशेस से कनेक्टेड इसलिए होते हैं क्योंकि जब करंट फ्लो होता है और ये कॉइल गोल गोल घूमती है ना, तो अगर ये जो आपके कॉइल के दोनों एंड्स हैं, अगर डायरेक्ट ये बैटरी के टर्मिनल से गोल गोल घूमने लग जाएंगे तो बैटरी भी गोल गोल घूमने लग जाएगी। बैटरी को थोड़ी ना घुमाना है हमें सिर्फ इस कॉइल को रोटेट करना है, ठीक है। तो ये जो दोनों रिंग्स हैं ना, ये दोनों रिंग्स जो हैं वो रोटेट होती हैं, लेकिन वो कंटिन्यूसली इससे कनेक्टेड रहती हैं। किससे? ब्रशेस से। अगर ये ब्रशेस नहीं होते तो हमें ये दोनों वायर डायरेक्ट कम्यूटेटर से जोड़ने पड़ते। अगर डायरेक्ट कम्यूटेटर से जोड़ोगे तो वो क्या होता है? गोल गोल घूमता है। तो जब वो गोल गोल घूमेगा तो भाई उसके साथ बैटरी भी उल्टी पुल्टी हो जाएगी घूम घाम के, ये ना, इसलिए ये ब्रशेस लगाए जाते हैं। और ये ब्रशेस का एक काम और भी है कि क्या होता है, जब ये कंटिन्यूसली गोल गोल घूमती है ना ये कॉइल, इस पर अपने कम्यूटेटर से गोल गोल घूमती है, तो क्या होता है, एक स्टैटिक चार्ज भी प्रोड्यूस हो जाता है इस वायर के ऊपर। ये जो टर्मिनल के वायर है इस पर एक स्टैटिक चार्ज भी प्रोड्यूस हो जाता है। तो वो स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस ना हो, है ना, उसके लिए भी कार्बन ब्रशेस लगा देते हैं कि वो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं उस स्टैटिक चार्ज को जो इन पर प्रोड्यूस होता है इसके गोल गोल कंटिन्यूसली घूमने से। क्योंकि घूमने से क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन से स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है। तो वो उसको क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे उस स्टैटिक चार्ज को। ये दोनों कार्बन के ब्रशेस है ना, इसलिए भी कार्बन के ब्रशेस यूज होते हैं। तो कार्बन ब्रशेस का काम क्या है? आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, अभी इतना डीप में ना जा करके, वो तो 12th में अपन ज़्यादा डीप में पढ़ लेंगे कि दीज ब्रशेस एक्ट एज द कॉन्टैक्ट बिटवीन द कम्यूटेटर एंड द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, है ना। कि इसके मेनली 4 पार्ट्स हो गए। ये चारों पार्ट्स आपको लिख देने हैं कंस्ट्रक्शन में, है ना, 1 बाय 1 चारों पार्ट्स। ये देखिए, आर्मेचर कॉइल, फील्ड मैग्नेट, स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर रिंग और कार्बन ब्रशेस, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, आपने नोट कर लिया होगा मेरे साथ साथ लिखते लिखते। अब इसकी वर्किंग को हम समझते हैं, ठीक है। अब लिखना पड़ेगी इसकी वर्किंग मेथड। देखिए, वर्किंग लिखने के 2 मार्क्स होते हैं। कंस्ट्रक्शन लिखने का 1 मार्क है, डायग्राम लिखने का 1 मार्क है। डायग्राम के साथ कंस्ट्रक्शन आप लिखें तो 1 मार्क्स हो गया। 1 मार्क प्रिंसिपल का, 1 मार्क डेफिनेशन का। 2 मार्क लिखने के होते हैं ये वर्किंग लिखने के, ठीक है, कि इसकी वर्किंग क्या होती है। अब पहले डायग्राम के साथ मैं आपको इसकी वर्किंग समझा देता हूँ, फिर हम इसकी वर्किंग लिख लेंगे कि क्या होता है, ठीक है। पहले देखिए डायग्राम, आप समझिए, ध्यान से समझना इसकी वर्किंग कैसी होती है, बिल्कुल कंसंट्रेशन से समझना, और वीडियो को बार बार रिपीट करके इसकी वर्किंग को बार बार सुनना कि मैं क्या समझा रहा हूँ वर्किंग में, ठीक है। ठीक है, जैसे ही करंट पास होना शुरू होता है, करंट पास हुआ, करंट की डायरेक्शन क्या, ये देखिए ऐसी है। यानी ये जो आर्मेचर की कॉइल है, इसके ए बी वाली आर्म में करंट ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा है, और इस वाली आर्म में करंट सी से डी की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन कैसी है, एन टू एस, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी हो गई इधर की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना, और ये हो गई करंट की डायरेक्शन। ये देखिए, ए बी में करंट ऐसे ही फ्लो हो रहा है ना, ये आई की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, पढ़ा था ना। ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो थंब की डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम यूज़ करते हैं, है ना, कि अगर ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स ऊपर लगेगा भाई। अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो फोर्स नीचे लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कांस्टेंट रहती है, क्योंकि मैग्नेट तो कहीं घूमते नहीं है, मैग्नेट जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, ठीक है। अब ये है करंट की डायरेक्शन, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए इसको ऐसे रख करके कि ये करंट की डायरेक्शन होती है मिडिल फिंगर, और ये होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ना ऐसी है, मतलब मैं ना अपनी उंगली को ऐसे घुमा नहीं पा रहा हूँ, आप देखिएगा ये इधर घूम गई उंगली मेरी। ये है करंट, ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स कहाँ लगा, मेरे थंब की तरफ, यानी नीचे की तरफ। बात समझ में आई, फोर्स कहाँ लग रहा है, मेरा थंब का नीचे की तरफ, यानी पेपर के प्लेन पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। किस पे, ए बी वाली आर्म पे। समझ में आया, ए बी पे नीचे की तरफ फोर्स लगा। तो सी डी में देखिए करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो सी डी पे ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन को अपोजिट करने से फोर्स की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाती है। देखिए करंट इधर है तो फोर्स ऊपर लग रहा है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दी तो फोर्स नीचे लगने लगा। तो ए बी पे नीचे फोर्स लगता है, तो सी डी पे किधर फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ, यानी इस पे लगा नीचे की तरफ फोर्स, तो इस पे लगेगा ऊपर की तरफ फोर्स। तो उसकी वजह से ये कॉइल क्या होगी, घूमना शुरू कर देगी। किस डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
है ना, ऐसी डायरेक्शन में ये कॉइल ने क्या कर दिया, घूमना शुरू कर दिया। अब इस कॉइल से कनेक्टेड जो भी शाफ्ट है, यहाँ से कनेक्टेड होती है शाफ्ट यानी कि रॉड जो लगी रहती है, तो जैसे ये कॉइल घूमी, शाफ्ट इससे स्क्रू से कनेक्टेड है तो वो शाफ्ट भी यानी कि वो जो रॉड है वो भी घूमना शुरू कर देती है। यहाँ पे से ऐसी रॉड लगी हुई होती है, वो रॉड भी घूमना शुरू कर देती है इस कॉइल के साथ साथ। तो ये कॉइल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो गई, घूमना शुरू कर दी और कंटिन्यूसली फिर घूमती रहती है। अब क्या हो गया, देखिए अब यहाँ समझिए एक बात कि जब ये कॉइल ने एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया तो ये देखिए ये कॉइल की जो नई पोजीशन होगी, अब ये CD इधर आ जाएगा और AB इधर आ जाएगा जब एक रोटेशन कंप्लीट हो गया। तो ऐसे करके जब ये कॉइल घूम के बीच में आ गई थी ना, जब ये कॉइल ऐसे घूम के यूं थी और बीच में आ गई थी ऐसे घूम के ऐसे करके, तो उस टाइम इस कॉइल का कनेक्शन वायर से टूट चुका था, यानी उतने से टाइम के लिए कॉइल में कोई करंट फ्लो नहीं हुआ था। अभी कॉइल ऐसी थी और जब फोर्स लगा तो घूम के जब यूं घूमी, तो जब वो बीच में आई वर्टिकल हो गई, तो उस टाइम इसका कनेक्शन इन दोनों बैटरी से हट चुका था, टूट चुका था, ब्रेक हो चुका था। तो उतनी सी देर के लिए फिर करंट फ्लो हुआ ही नहीं, लेकिन भाई फोर्स तो लग चुका था। इसलिए जब फोर्स लग चुका था तो जब कॉइल पे फोर्स लग गया तो वो ऐसी घूमी, तो घूम के पूरा ऐसे तो होगी अपने आप ही, क्योंकि उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन है। अब किसी भी चीज़ को थोड़ा सा ऐसे फोर्स लगा के गोल घुमाने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ी देर तक घूमती रहती है कि नहीं। तो भाई एक रोटेशन उसका ऐसे घूम के कंप्लीट हो गया। जब वो बीच में थी, करंट का उससे ब्रेक हो गया, करंट बैटरी उससे ब्रेक हो गई, लेकिन अब वो घूम के ऐसी आ गई। अब उसका CD इधर आ गया, AB इधर आ गया, है ना। लेकिन देखिए बैटरी में तो बैटरी का प्लस तो इधर ही है, तो अब CD में ऊपर की तरफ और AB में करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, नीचे की तरफ। ये जो मैं कह रहा था ना कि इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो कम्यूटेटर रिंग से करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करती है, वो ये है। पहले CD में डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था, है ना, अब CD में अपवर्ड हो रहा है, AB में डाउनवर्ड हो रहा है। तो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया इस स्प्लिट रिंग ने। स्प्लिट यानी टूटी हुई रिंग है, कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से। तो जब ये कॉइल घूम के ऐसी आई थी, तो जब ऐसी हुई तो करंट की ये जो बैटरी है इससे डिस्कनेक्ट हो गई। अब ये कॉइल घूम के ऐसी हो गई, तो जो आर्म इधर थी वो इधर आ गई, जो इधर थी वो इधर आ गई। तो पहले AB में ऊपर CD में नीचे करंट फ्लो हो रहा था, अब CD में ऊपर AB में करंट नीचे फ्लो हो रहा है। तो अभी भी देखिए बेसिकली देखा जाए तो स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा कि वैसे ही है। अब क्या होगा, CD पे नीचे और AB पे ऊपर फोर्स लगेगा। पहले CD पे ऊपर, AB पे नीचे लग रहा था। तो अभी भी फोर्स कैसा लगेगा, जब ये कॉइल घूम के ऐसी हो गई तो इस वाली आर्म पे, इधर वाली आर्म पे, लेफ्ट वाली पे नीचे ही फोर्स लगेगा, AB पे ऊपर ही लगेगा। तो भी फिर ये ऐसी घूम जाएगी, फिर ऐसी घूम जाएगी, फिर ऐसी घूम जाएगी। तो ऐसे कंटिन्यूसली ये क्या होगी, कॉइल घूमती ही रहेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ में आया। अगर यहाँ पे से आपने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, यानी प्लस इधर माइनस इधर कर दिया, तो ये कॉइल एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज घूमने लगेगी। फिर समझ में आया आपको मेरी बात। ये है इसकी वर्किंग, मोटर की वर्किंग। अंडरस्टैंड है ना। नहीं समझ में आया हो तो इसको वापस से रिपीट करके सुनिएगा कि मैंने आपको क्या समझाया था, ठीक है ना। तो जो बता रहे थे कि स्प्लिट रिंग रिवर्स करती है इसकी डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को, यही है रिवर्स करना। कि जब कॉइल एक बार घूमी, एक बार फोर्स लगा उस पर, AB पे नीचे, CD पे ऊपर, तो वो घूमी, तो जब वो जैसे मिडिल में आ जाती तो डिस्कनेक्ट हो जाता है कनेक्शन उसका उतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। लेकिन कॉइल तो घूम रही है ना, तो घूम के इधर तो आएगी, तो वो इधर आती, जैसे ही वापस इधर आती है तो वापस कनेक्शन बन जाता है उसका टर्मिनल से, वापस कनेक्शन बन जाता है टर्मिनल से। तो अब इसमें करंट की डायरेक्शन हो जाती है DC भी है। पहले करंट की क्या डायरेक्शन थी, करंट की डायरेक्शन थी ABCD। ये देखिए अब करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, करंट की डायरेक्शन हो गई DC भी है, रिवर्स कर दी करंट की डायरेक्शन। लेकिन कॉइल एक ही डायरेक्शन में घूमती जाएगी। समझ में आया। दिस इज द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। और ये वर्किंग लिखने के आपके 2 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अपनी लैंग्वेज में वर्किंग भी लिखवा देता हूँ, आप वो वर्किंग को लर्न कीजिएगा। मैंने समझा तो दिया ही आपको कि वर्किंग क्या होती है ना। दिक्कत ये आती है कि बच्चे अपनी लैंग्वेज में लिखें कैसे। ओके, तो फिर उल्टा पुल्टा आप कुछ भी लिख करके आ जाते हो तो उसके मार्क्स क्या है, पूरे नहीं मिल पाते आपको। इसलिए मैं वर्किंग भी सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखवा देता हूँ कि क्या लिखना है, ठीक है। लिखिएगा साथ में, व्हेन करंट passes through the coil
arm AB and CD experience a force according to फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये जो फोर्स की डायरेक्शन होती है अपन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता करते हैं, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का नाम लिखना जरूरी है आपको। हाँ, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आर्म AB experience a force in डाउनवर्ड डायरेक्शन। AB पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था ना फोर्स, ये देखिए AB पे डाउनवर्ड और CD पे अपवर्ड। तो आर्म AB एक्सपीरियंस अ फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। Similarly, arm CD experience a force in upward direction. Due to these equal and opposite forces, due to these equal and opposite forces, coil starts rotating. Coil starts rotating in anti-clockwise direction until the coil is in vertical direction. At this position, contact of commutator rings and brush breaks. कॉन्टेक्ट ब्रेक हो जाता है ब्रश से, कम्यूटेटर रिंग का ब्रेक। सो ड्यू टू inertia of motion, coil continue to rotate. And then the direction of current in AB and CD रिवर्सेस। डायरेक्शन क्या हो जाती है, करंट की रिवर्स हो जाती है, हमने बताया आपको डायग्राम बना के। रिवर्सेस। नाउ फोर्स, नाउ AB एक्सपीरियंस फोर्स in upward and CD experience force in downward direction. These forces again rotate the coil
दीज फोर्सेस अगेन रोटेट द कॉइल इन सेम डायरेक्शन, उसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही फिर से रोटेट कर देती है, ठीक है ना। इस तरीके से जो मोटर की कॉइल है वो क्या होती है, कंटिन्यूसली रोटेट करती रहती है। दस द कॉइल ऑफ मोटर कंटिन्यू टू रोटेट इन सेम डायरेक्शन। तो वर्किंग में आपको ये लिखना है, ये पूरा पैराग्राफ जो मैंने आपको लिखा है, ठीक है, ओके ना। तो ये आपका पूरा टॉपिक हुआ किसका, इलेक्ट्रिक मोटर का। ये पूरा 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, अगर पूरा आएगा तो 5 मार्क्स दे करके जाएगा। अगर शॉर्ट आंसर में आता है तो इसके कुछ पार्ट्स लिखने को आएंगे, वर्किंग लिखने को आ सकता है, कंस्ट्रक्शन लिखने को आ सकता है ना, मोटर की डेफिनेशन आ सकती है। तो ये पूरा हमने आपको लिखवा दिया टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर का कि क्या है, और उसकी वर्किंग मेथड भी समझा दी। देखिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम तो आता ही है, अगर इलेक्ट्रिक मोटर में आया तो डायग्राम तो आएगा ही आएगा आपको, तो डायग्राम इलेक्ट्रिक मोटर का तो बनाकर आना ही है आपको, ठीक है। समझ में आया आपको कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या है। तो आज अपन सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर ही समझ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ठीक है, करंट के टाइप क्या होते हैं, एसी करंट, डीसी करंट क्या होता है, और फिर हम समझेंगे जनरेटर। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर होती है, मोटर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, है ना, स्विच ऑन किया मोटर घूमने लगी। लेकिन जनरेटर का काम क्या होता है, जनरेटर खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाता है जनरेटर, ओके। तो जनरेटर का काम उल्टा है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है और जनरेटर डायनेमो क्या होता है, ओके। थैंक यू।